वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश की बी हाइव बुक से चैप्टर 4th, जो कि है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, मतलब एक बहुत सुंदर दिमाग। अब ये हमारा जो चैप्टर है ये डेडिकेटेड है एल्बर्ट आइंस्टाइन को। ठीक है, कैसे उनका बर्थ हुआ, कैसे उन्होंने कौन कौन से अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में पाए और कैसे वो इतने फेमस हुए, सब कुछ उनके बारे में हमें पढ़ना है इस अपने चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. अब देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 मार्च 1879 और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? जर्मन सिटी अल्म। ठीक है, और जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का जब जन्म हुआ तब ऐसा कोई स्पेशल इंडिकेशन नहीं था कि ये इतने महान व्यक्ति बनने वाले हैं, किसी को ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। ठीक है, उल्टा इनकी जो मदर थी वो सोचती थी कि एल्बर्ट जो है वो फ्रेक है। फ्रेक का मतलब बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग, एक निगेटिव सेंस में थोड़ा सा अलग। क्यों? क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सर था वो उनके बॉडी के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा था, तो उनकी मदर को लगता कि ये बच्चा जो मेरा जो है फ्रेक है, मतलब एक नेगेटिव सेंस में थोड़ा सा लोगों से, बाकी बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो महान बनेंगे ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein didn't know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. अब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जब वो 2.5 साल तक के हो गए, ठीक है, तब तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया, और उनके जो बाकी प्लेमेट्स थे, है ना, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन बाकी बच्चों से थोड़े से अलग थे। 2.5 साल तक के हो गए तब तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया, एक सिंगल वर्ड भी उन्होंने नहीं बोला, और जब बोलना भी शुरू किया तो इतने ज़्यादा वो नहीं थे कि बाकी बच्चों से मिलजुल के रहे। ठीक है, तो जो बाकी बच्चे थे वो उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बच्चा है, ब्रदर बोरिंग। उनके बाकी प्लेमेट्स, उनके फ्रेंड्स ने उनको ये नाम दे रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टोरी भी दी गई है ये ब्लू बॉक्स में। ऑटो न्यूबायर, जो कि एक हिस्टोरियन थे एंशियंट मैथमेटिक्स के, वो बताते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2.5 साल तक कुछ भी नहीं बोला, जिससे उनके पेरेंट्स जो थे बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा। फिर एक बार जब वो लोग सपर के लिए बैठे थे, सपर का मतलब इवनिंग का ब्रेकफास्ट, आप बोल इवनिंग का जो एक लाइट मील जो हम लोग खा, शाम के समय जो हल्का नाश्ता हम लोग करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सपर। ठीक है, तो शाम के समय का नाश्ता। ठीक है, तो जब उनकी पूरी फैमिली सपर के लिए बैठी हुई थी तब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सूप पी थी। उन्होंने बोला अरे ये सूप तो बहुत गर्म है। तब उनके पेरेंट्स को बड़ा रिलीव हुआ कि अरे मेरा बच्चा तो बोल पा रहा है। अब तक उन्होंने एक भी वर्ड पहले नहीं बोला था, पहली बार यही बोला कि अरे ये सूप तो बड़ा गर्म है। ठीक है, तो उनके पेरेंट्स ने पूछा तुम पहले क्यों नहीं बोला, तुमको बोलना आता है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि अब तक सब कुछ सही चल रहा था, इसलिए उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। अब जब ये सूप गर्म था तो उन्होंने पहली बार कुछ बोला। तो 2.5 साल पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहली बार कुछ बोला, उससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हालांकि उन्हें बोलना आता था, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने पेरेंट्स के सामने या किसी के सामने एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला, जिससे सबको लगता था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को 2.5 साल तक बोलना ही नहीं आता, है ना। और उनके जो बाकी फ्रेंड्स थे, प्लेमेट्स थे, तो उनको तो उन्होंने तो नाम ही दिया था, ब्रदर बोरिंग। ठीक है, so the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at the newborn sister Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" अब देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज बड़े पसंद थे, है ना। बचपन से वो साइंटिस्ट वाला माइंडसेट था, तो मैकेनिकल टॉयज उनको बहुत पसंद थे। और उनके जो बाकी फ्रेंड्स थे, बाकी जो उनके साथ वाले बच्चे थे, वो तो उनको ब्रदर बोरिंग बोलते थे, तो उनके साथ तो वो खेलते भी नहीं थे। और ये कहा जाता है कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो बहन थी, जब वो इस दुनिया में आई और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको पहली बार देखा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बट इसके व्हील्स कहाँ पे हैं। ठीक है, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा कि ये भी एक नया टॉय ही है, और उनको मैकेनिकल टॉयज पसंद थे, तो उन्होंने बोला कि अरे इसकी तो पहिए ही नहीं। अपनी बहन को देख के उन्होंने बोला इसके तो व्हील्स ही नहीं है। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make success at anything. अब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर थे, उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को बताया था कि आगे चल के एल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ भी करे, कोई प्रोफेशन में जाए, वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये उनके हेडमास्टर का कमेंट था एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए। ठीक है, आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to be
wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. अब देखो, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 6 साल के थे तब से उन्होंने वॉल्यूम बजाना सीखना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो इस चीज़ को सीखें। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो एक एमेच्योर वॉयलिनिस्ट थे, मतलब कि उन्होंने, एमेच्योर का मतलब ये होता है जब हम कोई काम करते हैं बस अपनी खुशी के लिए, हम उसको एज अ प्रोफेशन नहीं करते, हम अपनी खुशी से, कुछ लोग होते हैं पेंटिंग करना पसंद होता है, कुछ को गाना गाना पसंद होता है, बट साइड में करते हैं ना, उनका मेन प्रोफेशन नहीं होता। उसी तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन भी वॉल्यूम बजाते थे, बट उनका वो साइड का, जब वो उन फ्री होते तब वो करते, उनका वो मेन प्रोफेशन नहीं था, ठीक है। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपल। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच where Einstein's family had moved on when he was 15 months old, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्होंने क्या कहा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो पढ़ाई में इतने बुरे भी नहीं थे, ठीक है। जब वो हाई स्कूल में थे म्यूनिच में, तब वो हाई स्कूल में थे, म्यूनिच में थे, ठीक है, और उनकी फैमिली तब से म्यूनिच में रह रही है जब से वो 15 महीने के थे, ठीक है। जब से एल्बर्ट आइंस्टाइन 15 महीने के थे तब से उनकी फैमिली म्यूनिच में ही रह रही है, और वहीं पर उन्होंने अपना हाई स्कूल भी पढ़ा था, ठीक है। और वहां पे ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। उन्होंने म्यूनिच में अपने हाई स्कूल में लगभग सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन उन्हें स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था, मतलब जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है कि बात मत करो, शूज़ पॉलिश होने चाहिए, नेल्स छोटे होने चाहिए, मतलब दुनिया भर के जो स्कूल्स में डिसिप्लिन के नाम पे होता है, वो सब उन्हें पसंद नहीं था। और जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 15 साल के हुए तो स्कूल के इन सब नियम कायदों से इतने ज़्यादा स्टिफल्ड, मतलब सफोकेटेड हो गए, इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने 15 साल की एज में स्कूल को छोड़ दिया, ठीक है। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। तो जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्कूल छोड़ा उससे 1 साल पहले ही उनके पेरेंट्स जो थे वो मिलान, एक दूसरी सिटी, वहां चले गए थे, और एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने रिलेटिव्स के साथ रह रहे थे। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich, ठीक है। तो फिर जब एल्बर्ट के पेरेंट्स थे वो तो दूसरे शहर में थे, मिलान में थे, और एल्बर्ट यहाँ पे अपने म्यूनिच में अपने रिलेटिव्स के साथ थे। फिर वहाँ पे बहुत डिस्कशन हुआ कि एल्बर्ट ने स्कूल छोड़ दिया तो अब क्या किया जाए, ठीक है। तो ये डिसीजन लिया गया कि जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, मतलब स्विट्जरलैंड का वो पार्ट जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं, उस जगह पे एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो अपनी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये जो जगह थी वो मोर लिबरल थी एज कम्पेयर टू म्यूनिच। मतलब म्यूनिच में तो जो स्कूल्स थे वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वगैरह था, लेकिन अब ये यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में जहाँ पे अभी आगे की पढ़ाई करने वाले हैं, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी लिबरल थी, मतलब फ्री थी, थोड़ी फ्रीडम यहाँ पे इनको मिलने वाली थी। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at the university in Zurich, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन से ही मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे और फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट भी था, ठीक है। जब उनकी स्कूलिंग खत्म हुई बाद में, है ना, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच, ठीक है, यहाँ पे वो अपनी आगे की पढ़ाई करेंगे। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with valorous mustaches, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि केवल एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैथ, फिजिक्स, केवल साइंस ही नहीं पसंद थी, उन्हें एक चीज और थी जो पसंद थी। क्या थी वो अगले पैराग्राफ में देखना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन का थोड़ा सा अपीयरेंस बताया जा रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक डैशिंग यंग मैन विद वैलरस मस्टैक्स, ठीक है। वैलरस एक सी क्रिएचर होता है और मस्टैक का मतलब होता है मूछें। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मूछें थी वो वैलरस की तरह थी, वो मूछें देख सकते हो, ठीक है, ऐसी उनकी मूछें थी, और एकदम यंग मैन थे, ठीक है। तो उनको केवल साइंस ही नहीं पसंद थी, उनको एक चीज और पसंद थी। क्या पसंद था उन्हें? He also felt a special interest in a fellow student, Maliva Merrick, whom he found to be a clever creature, ठीक है। उनकी एक फेलो स्टूडेंट, एक और साथी थी, मेलिवा मैरिक, ठीक है। उनको एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये एक क्लेवर क्रिएचर, मतलब काफी समझदार प्राणी, ऐसा उनको लगती थी, ठीक है। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was only one of the few in Europe where women could get degrees, ठीक है। अब ये जो लड़की थी मेलिवा मैरिक, जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन पसंद करते थे साइंस के साथ साथ, मेलिवा मैरिक को भी एल्बर्ट आइंस्टाइन पसंद करते थे,
ठीक है। तो ये जो थी, ये लड़की सर्बिया से आई हुई थी, स्विट्जरलैंड पढ़ने के लिए आई थी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, जो यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिच में, ये यूरोप की उन चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में थी जहाँ पे वेमेंस को डिग्रीज मिल सकती थी। मतलब यूरोप में उस समय पे जो भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पे वेमेन एजुकेशन का इतना कुछ नहीं था, मतलब वेमेंस को एडमिशन नहीं देते थे ये लोग। तो स्विट्जरलैंड में जो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच थी, है ना, वहाँ पे वेमेंस को एडमिशन मिलता था। इसलिए ये जो मेलिवा मेरिक थी वो सर्बिया से यहाँ स्विट्जरलैंड में पढ़ने के लिए आई थी और यहीं पे इनकी आइंस्टाइन से दोस्ती हुई थी। ठीक है। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly with at odds. ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को वो एक एली का मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है, उनको एक कंपेनियन मिला मेलिवा मेरिक के तौर पे, जो उनका साथ दे सके फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट में। ठीक है। फिलिस्टीन्स क्या होते हैं? फिलिस्टीन्स का मतलब वो लोग जो साइंस को, लिटरेचर को, म्यूजिक को, इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते। मतलब सीधी बात, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थॉट्स थे उससे अगेंस्ट में बात करते। ठीक है। उन लोगों को यहाँ पे बोला गया फिलिस्टीन, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो अगेंस्ट में बात करते थे, है ना, जो उनके थॉट्स को साथ उतना पसंद नहीं करते थे, जिनको म्यूजिक में, लिटरेचर में, इन सब में इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक वॉयलिनिस्ट भी थे। ठीक है। तो जो लोगों को म्यूजिक वगैरह पसंद नहीं होता था तो उनको बोला गया है फिलिस्टीन्स। ठीक है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो इन लोगों के खिलाफ उनको एक और साथी मिल गया अपना, जिसका नाम था मेलिवा मेरिक। ठीक है। द कपल फेल इन लव. Letters still survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. ठीक है। तो आज भी मेलिवा मेरिक और एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो लेटर्स हैं, जो वो एक दूसरे को लिखा करते थे, वो आज भी हैं। ठीक है। और उनके लेटर्स में साइंस और टेंडरनेस का मतलब जो लव, जो सॉफ्टनेस है, वो दोनों चीज़ उनके जो लेटर्स हैं उनमें साइंस की बातें भी हैं और प्यार मोहब्बत की बातें भी हैं, दोनों चीज़ें उनके लेटर्स में मिल जाएंगी। Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन मेलिवा मेरिक को एक लेटर में लिखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश, बहुत प्राउड होऊंगा जब हम लोग, वो दोनों मिलकर एक रिसर्च कर रहे थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके साथ ये मेलिवा मेरिक दोनों काम कर रहे थे इस पे, है ना। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने लेटर में लिखते हैं कि जब हम लोग इस जो थ्योरी जिस पे हम लोग काम कर, जिस टॉपिक पे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब हम लोग इसके कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, जब हम एक दुनिया को एक अपनी थ्योरी इस टॉपिक के ऊपर बना के देंगे, तो कितना ज़्यादा हम लोगों को खुशी होगी। ये बात वो मेलिवा मेरिक को अपने लेटर में बता रहे हैं। In 1900, at the age of 21, Albert was a university graduate and unemployed. ठीक है। तो 1900 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 21 साल के हो चुके थे, तब उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी, बट उनको जॉब नहीं मिली, तो वो अनएम्प्लॉयड थे। ठीक है। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. ठीक है। तो जब एल्बर्ट आइंस्टाइन को जॉब नहीं मिली तो उन्होंने अलग अलग काम किए। वो एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में उन्होंने काम किया, घर घर जाके उन्होंने प्राइवेट ट्यूशंस लोगों को दिए। ठीक है। और फाइनली 1902 में उन्हें जॉब मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। मतलब बर्न में जो पेटेंट ऑफिस था, मतलब लोग अपने इन्वेंशंस को लेके आते हैं उनको पेटेंट कराने के लिए। ठीक है। तो उस ऑफिस में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को रख लिया गया। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. ठीक है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन का वहाँ पे जो पेटेंट ऑफिस में जहाँ उनकी जॉब लगी थी, वहाँ उनका काम था कि जो लोग नए नए इन्वेंशंस करके लाएं तो उनको उनका पेटेंट करवाने में उनकी हेल्प करना, वो उनका काम था। लेकिन इस काम के साथ साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने खुद के जो थ्योरीज वगैरह, जो वो अपना जो खुद का जो रिसर्च कर रहे थे, उस पर भी वो लगे हुए थे। तो वहाँ पे ऑफिस में जो उनका टेबल था, वो उसको कभी कभी हंस के मजाक में बोलते ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। मतलब यहाँ पे वो बहुत फिजिक्स के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च वगैरह के ऊपर वो काम कर रहे थे, उस अपने ऑफिस में बैठकर, अपने जॉब के साथ साथ इसको भी वो अपने कैरी ऑन कर रहे थे। ठीक है। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. ठीक है। अब जब वो इतना काम तो कर ही रहे थे, तो 1905 में उन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के सामने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रखा।
ठीक है, जिसके ऊपर वो बहुत पहले से काम कर रहे थे। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उन्होंने रखा। क्या था इसमें कि टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब टाइम और डिस्टेंस कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये एकदम फिक्स क्वांटिटीज नहीं है, ये कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, ये जब आप लोग एमएससी करोगे फिजिक्स में, वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगी। और क्लास 12th में और बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स में आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया मिलेगा। तो अभी एक एज अ क्लास 9th के स्टूडेंट पे आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझने के लिए, क्योंकि ये पूरा जो टॉपिक है, ये एमएससी जब आप करोगे फिजिक्स में, वहां पे पूरा मैथमेटिकल वे में आप और पूरा थियोरेटिकल वे में आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं कि क्या है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them been moving very fast relative to other। ठीक है, तो अब इसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए, क्लास 9th ग्रेडर्स बच्चे इसको समझ पाए, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। क्या कि मान लो तुम दो क्लॉक लो, दो घड़ी लो, एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, अब दोनों को तुम दो अलग अलग जर्नी पे भेज दो। ठीक है, एक क्लॉक को बहुत तेज स्पीड से मूव कराओ और दूसरी क्लॉक को धीरे धीरे मूव कराओ। तो जब एक टाइम के बाद जब आप दोनों क्लॉक में समय देखोगे, तो दोनों में जो समय है वो डिफरेंट होगा। जो क्लॉक तेजी से मूव कर रही थी उसमें टाइम कुछ और दिखाएगा, और जो क्लॉक धीरे धीरे मूव कर रही थी उसमें टाइम कुछ और दिखाएगा। मतलब टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी चीज को थोड़ा सा और एक ह्यूमरस वे में समझने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या, सपोज करो कि तुमको एक सुंदर लड़की के बगल में बैठा दिया जाए 2 घंटों के लिए। ठीक है, तो वहां तुम साथ बगल में बैठोगे, बातें करोगे, बातें करते करते तुम्हें 2 घंटे कब बीत जाएंगे तुमको पता ही नहीं चलेगा, है ना। और जब तुम उठोगे तुमको लगेगा अरे यार अभी तो तुरंत बैठा था। लेकिन अगर तुमको एक गर्म तवे पे केवल 2 मिनट के लिए बैठा दिया जाए, तो वहां पे तुमको एक एक सेकंड का हिसाब लग जाएगा कि अरे यार परेशान हो जाओगे 2 मिनट के लिए, और वहां एक लड़की के बगल में 2 घंटे के लिए बैठे तो पता नहीं चलेगा। तो यही टाइम, यही रिलेटिविटी है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो कंप्लीटली नहीं है, लेकिन रिलेटिविटी का एक आइडिया आप यहां से ले सकते हो कि रिलेटिविटी में होता क्या है, कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो डिपेंड करता है। कई बार टाइम जल्दी बीत जाता है, कभी बीतता ही नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही ये दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये फैक्ट फाइल में दिया हुआ है। इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत फेमस फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर ये भी दिया। ठीक है, जहां पे E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास और C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले पे आपको क्लास 12th की फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स इसके मिलेंगे। जब आप क्लास 12th में फिजिक्स पढ़ोगे तो इस पर न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो ये उनका वर्क था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दी, और बाद में ये अपना मोस्ट फेमस फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर दिया। ठीक, while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Meliva right after finishing his studies, but his mother was against it. ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे फिजिक्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो भी अनरेवलिंग, मतलब मुश्किलों से भरी हुई थी, इतनी आसान नहीं थी। बहुत सारी फेलियर्स उनकी लाइफ में भी थे। क्या कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन चाहते थे कि अपनी पढ़ाई तुरंत पूरी करने के बाद जो लड़की मेलिवा मरी जो उनको पसंद थी उससे तुरंत वो शादी कर ले, पर उनकी जो मदर थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मदर थी, वो इस बात के लिए रेडी नहीं थी। क्यों रेडी नहीं थी? शी थॉट मेलिवा who was 3 years older than her son was too old for him. She was also bothered by Meliva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. ठीक है, तो कई रीजंस थे कि एल्बर्ट की जो मदर थी वो मेलिवा को पसंद नहीं करती थी। पहला रीजन था कि मेलिवा जो थी वो 3 साल बड़ी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन से। ठीक है, तो उनकी एल्बर्ट की मदर को लगता कि ये लड़की जो है ये मेरे बेटे के लिए काफी ज्यादा बड़ी है उम्र में, 3 साल बड़ी है उससे उम्र में। ठीक है, दूसरी चीज कि मेलिवा मेरिक भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह ही काफी ज्यादा पढ़ी लिखी, बुद्धिमान, समझदार थी, साइंटिस्ट थी। तो उनकी मदर को लगता है, एल्बर्ट की मदर को, कि ये भी तुम्हारी तरह ही एक बुक है, मतलब तुम्हारी तरह किताबी कीड़ा है, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस सब वजहों से जो एल्बर्ट की जो मदर थी वो मेलिवा मेरिक को पसंद नहीं करती थी। ठीक है, तो इन सब वजहों से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी शादी जो है थोड़ी टाइम के लिए पोस्टपोन करी। पहले चाहते थे कि जो ग्रेजुएशन पूरी तरह शादी कर लूं, लेकिन अभी उनको अपनी शादी पोस्टपोन करनी पड़ी। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. फिर बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन और मेलिवा मेरिक ने किसी तरीके से 1903 में जाके शादी कर ली, है ना, और इनके 2 बेटे हुए।
But a few years later, the marriage flattered. Meliva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. The, Einstein married his cousin Elsa the same year. ठीक है, तो पहले तो उनको मलीवा मेरी बहुत पसंद थी, लेकिन फिर क्या हुआ, जब शादी हो गई और दो बच्चे हो गए, दो बेटे हो गए, उसके बाद धीरे धीरे इनकी जो शादी थी वो कमजोर पड़ना शुरू कर गई। फ्लैटर्ड का मतलब क्या होता है, बिकमिंग वीक, मतलब इनकी शादी का जो रिश्ता था वो कमजोर होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मेलिवा मेरिक जो थी, शादी के बाद जो उनकी सारी बुद्धिमान, जितनी इतनी इंटेलिजेंट थी, उनकी सारी नॉलेज वो खत्म होना शुरू हो गई, है ना। और वो भी एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनकर रह गई। मतलब वो भी एक साइंटिस्ट थी, वो भी इतनी पढ़ी लिखी थी, वो भी एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ इक्वली ग्रेजुएटेड थी, बट शादी के बाद क्या हुआ, बच्चों को संभालने, फैमिली को संभालने में धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका जो, वो भी एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन के रह गई। और रोज इनके एल्बर्ट आइंस्टाइन से झगड़े होते और रोज वही घर में झगड़ा इनका चलता रहता। फिर 1919 में फाइनली मेलिवा मेरिक और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया और आइंस्टीन ने उसी साल अपनी कजन एल्सा से दोबारा शादी कर ली। ठीक है, तो ये तो इनकी प्राइवेट लाइफ में उतार चढ़ाव आप देख रहे हो। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. An eclipse of sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ में ये सारी चीज़ें, तो जो उनकी पर्सनल लाइफ थी उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन इसी बीच एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो प्रोफेशनल लाइफ थी एज अ साइंटिस्ट, उसमें एक बड़ा चीज़ वो देखने को मिला। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दूसरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पहले तो उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, अब 1950 में दोबारा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसमें उन्होंने ग्रेविटी के ऊपर बात की, है ना। ग्रेविटी के ऊपर एक नया इंटरप्रिटेशन दिया, ग्रेविटी के बारे में पढ़ने के लिए एक नया तरीका दिया। ठीक है, तो 1915 में इन्होंने एक और थ्योरी अपनी पब्लिश की। लेकिन क्या हुआ, 1919 में एक सोलर इक्लिप्स लगा, सूर्य ग्रहण हुआ, है ना। और उस सूर्य ग्रहण के लगने के बाद ये चीज पूरी तरीके से प्रूफ हो गई कि 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो पूरी तरीके से करेक्ट थी। ठीक है, तो थ्योरी कब पब्लिश हुई, 1915 में। और जब सोलर इक्लिप्स लगवा 1919 में, तब जाकर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो साबित हो गई पूरी तरीके से सही है। और फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत ज्यादा फेमस हो गया। क्या था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहले ही कैलकुलेट कर दिया कि फिक्स्ड स्टार से जो रोशनी आ रही है, जो लाइट आ रही है, वो सोलर इक्लिप्स लगने पे जो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वजह से कितना डिफ्लेक्ट होगी। मतलब जो फिक्स्ड स्टार्स हैं, जो स्टार्स हैं, हमारे स्पेस में बहुत सारे स्टार्स, हेवनली बॉडीज है ना, तो उनसे जो लाइट आ रही है ना, तो जब सूर्य ग्रहण लगेगा, सोलर इक्लिप्स लगेगा, तो ये जो लाइट्स है कितना डिफ्लेक्ट होंगी, कितना अपने पाथ से अलग हट जाएंगी, इसकी पूरी सही एक्यूरेट कैलकुलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में ही करके रख दी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो एकदम सही प्रूफ हुई और एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और न्यूज़पेपर में छपा गया कि ये एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, एक बहुत बड़ी क्रांति है इस पूरी दुनिया में, कि 1915 में ही पूरी कैलकुलेशन कर दी इन्होंने कि 1919 में सोलर इक्लिप्स लगेगा तो उसमें जो लाइट्स होंगी, जो अलग अलग स्टार से आने वाले होंगे, उसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा सन की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का सारा वर्क था। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जब ये थ्योरी की इतनी फेमस हुई तो फिर उनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में 1921 में, है ना। उसके साथ बहुत सारे उनको ऑनर्स, इन्विटेशन सब जगह दुनिया भर से उनको मिले। ठीक है, और ही वॉज लॉडेड बाय द प्रेस। लॉडेड मतलब अप्रिशिएट करना, मतलब मीडिया ने, प्रेस ने उनको खूब अप्रिशिएट किया कि उनके कामों के लिए। When the Nazis come to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atom bomb.
ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो जर्मनी के थे, आपको पता ही जर्मनी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और तो लेकिन 1913 में क्या हुआ, जब जर्मनी में नाजीज जो हिटलर था जब वो पावर में आ गया तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़ दी और यूनाइटेड स्टेट्स जाके रहने लगे, ठीक है। 5 साल बाद ये पता लगा कि जर्मनी में जो क्या हो रहा है, बर्लिन में, जो जर्मनी के अंदर ही है ना, बर्लिन में क्या हो रहा है, जो नाजी गवर्नमेंट है वो न्यूक्लियर फिजन के ऊपर रिसर्च कर रही है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन से ही ये एक प्रोसेस होता है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब समझते हो, एटम बॉम्ब, उस समय न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया में नहीं थे, ठीक है। और ये जो नाजीज थे, हिटलर था, ये इनके जो साइंटिस्ट थे ये लोग न्यूक्लियर फिजन के ऊपर काम कर रहे थे, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की राह पर थे ये लोग। दुनिया में पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब बनने वाला था, है ना। तो इसकी वजह से अमेरिका में जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी फिजिस्ट थे, उनके बीच में घबराहट का माहौल था कि अगर नाजीज जो थे वो बॉम्ब बना लेंगे, एटॉमिक बॉम्ब, तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारे दूसरे और भी साइंटिस्ट, है ना, जो लिबरल थिंकिंग वाले थे, जो नाजीज को सपोर्ट नहीं करते थे, वो भी आइंस्टीन की तरह ही अलग जर्मनी को छोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स और अलग अलग जगहों पर जाके बस गए। फैसिज्म का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, ठीक है। जब जर्मनी में डिक्टेटरशिप आई, हिटलर का रूल आया, तो जितने अलग और भी जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने भी आइंस्टीन को फॉलो किया और यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी छोड़ के यूनाइटेड स्टेट से अलग अलग जाके जहाँ पे बस गए, है ना। और सभी लोग इस बात से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि अगर हिटलर जो है, नाजीज जो है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरा हो जाएगा। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American president Franklin D. Roosevelt on 2nd of August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. ठीक है, तो जब नाजीज जो थे न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे और इस बात की खबर सबको लग चुकी थी, है ना, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक कलीग ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखे जिसमें उन्हें वार्न कर दिया जाए पहले से कि नाजीज ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस समय के अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को अगस्त 2 1939 में एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि जो एटम बॉम्ब्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। अगर एक एटम बॉम्ब को एक पोर्ट पर गिरा दिया जाए, पोर्ट का मतलब वही जहाँ पे शिप्स खड़े होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं ना, उन्होंने बताया कि अगर एक एटम बॉम्ब को एक पोर्ट के ऊपर गिरा दिया जाए तो पूरे पोर्ट को तबाह कर सकता है और इसके साथ साथ पूरी अगल बगल की टेरिटरीज को भी खत्म कर सकता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो अमेरिका में ऑलरेडी रह रहे थे, उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट को ये बता दिया लेटर लिख के कि जो नाजीज है वो न्यूक्लियर फिजन के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी एटम बॉम्ब बना लेंगे और एटम बॉम्ब बहुत खतरनाक होते हैं, पूरी पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। सोचो जब एटम बॉम्ब बनने वाला था तब ये इतना खतरनाक था। आज के डेट में जो एटम बॉम्ब है वो तो बहुत खतरनाक, उससे कई लाख गुना बहुत अधिक पावरफुल है, ठीक है। अभी तो एटम बॉम्ब बना नहीं था, तब इनको इतना आइडिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन को कि इतने खतरनाक हो सकते हैं एटम बॉम्ब्स, ठीक है। तो उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट को ये सारी बातें बता दी पहले से। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ, अमेरिका ने भी अपना एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चलाया और उसमें नाजीज से पहले ही एटम बॉम्ब का बना लिया और जाके, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, और जाके हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जाके गिरा भी दिया, समझे। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका को बताया कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब इतने खतरनाक होते हैं कि आप किसी तरह रोको जर्मनी को, ठीक है। तो अमेरिका ने रोका हुआ कुछ नहीं, उन्होंने खुद ही अपना एटम बॉम्ब बनाया और जाके जापान के ऊपर जाके गिरा दिया। हिरोशिमा नागासाकी, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, उन्होंने जाके गिरा दिया। अगस्त 1945 में जापान की 2 सिटीज में अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिरा दिए और ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड यहीं पे खत्म होती है उसके बाद, ठीक है। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations, ठीक है। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखा इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन जापान में हुआ, जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे तो इतना छोटा मोटा तो कोई बात ही नहीं, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता, इतने लाए लोगों ने भी जाने गए, पूरे दोनों शहर बर्बाद हो गए। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को बड़ा पछतावा हुआ कि उन्होंने तो अमेरिका को इसलिए बताया था कि अमेरिका कुछ रोकेगा इसको, अमेरिका ने उल्टा बना के और बम गिरा भी दी जापान के ऊपर। तो उससे एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत शॉक लगा था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा
मिसिव का मतलब होता है लेटर, एक ओपन लेटर, एक पब्लिक लेटर उन्होंने लिखा किसको, यूनाइटेड नेशंस को, यूएन को लिखा, ठीक है। उन्होंने उसमें क्या कहा, इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, बट ओवर द डिकेड आइंस्टाइन got ever more involved in politics, agitating for an end of the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहले तो एक ओपन लेटर लिखा यूएन को, उसमें उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए, मतलब जैसे हमारे इंडिया में है इंडियन गवर्नमेंट, अमेरिका में है अमेरिकन गवर्नमेंट, जापान में है जापानीज गवर्नमेंट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन पूरे ग्लोबल लेवल पे एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, ठीक है, जिससे ये जो हमले एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब से एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे हैं, है ना, इन सब चीज़ों को रोका जा सके, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए और ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज़ वगैरह हो रहा है इसको रोका जा सके। लेकिन ये जो लेटर था इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पहले जब उन्होंने रूजवेल्ट को लेटर लिखा था तो रूजवेल्ट ने तुरंत एक्शन लेके खुद न्यूक्लियर बम बना लिया, लेकिन इस बार जब उन्होंने यूएन को लेटर लिखा, शांति की बातें की, तो इसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, ओवर द नेक्स्ट डिकेड, है ना, आने वाले अगले दशक में एल्बर्ट आइंस्टाइन और भी ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो साइंस का यूज हो रहा है, आर्म्स का मतलब होता है हथियार बनाने के लिए, जो साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है हथियार बनाने के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, तरह तरह के मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स बनाने के लिए, इन सबको रोकना चाहिए, है ना, उस चीज के लिए उन्होंने कैंपेन किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पॉपुलैरिटी का यूज किया, पूरी दुनिया में शांति और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने कैंपेन किया, प्रचार किया कि पहली बात वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ, पूरी दुनिया में जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब से दूसरों फेंका फेंकी हो रही है इसको बंद करो, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो यूज करके जो अलग अलग तरह के हथियार बनाए जाते हैं इसको बंद करो, और पूरी दुनिया में शांति हो और डेमोक्रेसी आए। इस सब बातों को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने कैंपेन्स में उठाया, पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. ठीक है, 1959 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 76 साल के थे तो वहां पे उनकी डेथ हुई, और आज पूरी दुनिया उनको एज अ विजनरी, ठीक है, मतलब दूर की सोच रखने वाला, और एज अ वर्ल्ड सिटीजन याद करती है। अब यहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को पूरी दुनिया वर्ल्ड सिटीजन क्यों मानती है। वर्ल्ड सिटीजन का मतलब पूरी दुनिया का नागरिक, हम है इंडियन सिटीजन, कोई है अमेरिकन सिटीजन, कोई है जापानीज सिटीजन, एल्बर्ट आइंस्टाइन है वर्ल्ड सिटीजन, पूरी दुनिया के नागरिक। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थे वो उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर रीजन की भलाई के लिए बात नहीं किया, उन्होंने पूरी दुनिया की भलाई कैसे हो सकती है उसके लिए उन्होंने बात किया। जब जर्मनी बॉम्ब बना रहा था तो उन्होंने इस प्रयास में कि अमेरिका इसको रोकेगा, उन्होंने अमेरिका को लेटर लिखा कि आप भैया रोक दो इसको, लेकिन अमेरिका ने नहीं रोका, अमेरिका ने बना के उल्टा जापान के ऊपर गिरा दिया बॉम्ब, है ना। फिर वो परेशान हुए, फिर उन्होंने यूएन को लिखा लेटर कि आप वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ, लेकिन यूएन ने भी उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। फिर खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए, खुद कैंपेन किया कि दुनिया में शांति आए, डेमोक्रेसी आए, हथियारों का यूज बंद हो, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, पूरी दुनिया में शांति लाने की वो इसलिए ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए उनको एज अ वर्ल्ड सिटीजन के तौर पे देखा जाता है कि उन्होंने पूरी दुनिया की शांति के बारे में बात की, पूरी दुनिया का भला कैसे हो सकता है इसके बारे में उन्होंने बात की, इसलिए वो एक वर्ल्ड सिटीजन है। और विजनरी, दूर की सोच रखने वाले तो है ही, इतने सारे 19 देखो उससे पहले ही जो सोलर इक्लिप्स आने वाला था उससे पहले ही उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके रख दी। और इसके अलावा जो नाजीज जो थे, जो बॉम्ब बना रहे थे, उससे पहले उन्होंने बताया था कि ये बॉम्ब बड़े खतरनाक होने वाले, तो विजनरी थे, दूर की सोच रखने वाले थे। तो इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को एज अ विजनरी और एज अ वर्ल्ड सिटीजन के तौर पे याद किया जाता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में, किसी पर्टिकुलर वर्ड में, तो आप पूछ सकते हो। और आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।